नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक नई कहानी दिवा स्वप्नी, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। पंचमढ़ी आने के बाद वह पहले दिन होटल में आकर पड़ा रहा। वह मतलब इंदो। फिर कुछ दिनों के लिए 3 कमरों वाला एक क्वार्टर किराए पर ले लिया। सोचा मीरा और उसके पति चाहेंगे तो इसी में रह लेंगे। इसलिए सबसे पहले उसने घूम घूम कर सारे घर को देख डाला। खिड़की दरवाजों को एक एक करके खोला और बंद कर दिया। बस बाथरूम की खिड़की खोलने में उसे जोर लगाना पड़ा। उसके हाथों में ढेर सारी धूल चिपक गई थी। फिर भी वह खिड़की पर पांव रखकर कुछ देर खड़ा रहा। घर की नींव के साथ ही बड़े बड़े गड्ढे थे। उन गड्ढों में कडेल के गंजीन झुंड फैले हुए थे। इस गरीब और साधारण सुंदरता को पी लेने के बाद उसने खिड़की बंद कर दी, पाइप पर हाथ धोया और बरामदे में चला आया। घर सस्ता है, इसलिए उसके पड़ोस में कोई छोटी पहाड़ी या सुंदर उद्यान नहीं है। बहुत से बूढ़े पेड़ हैं, जिन्हें ठीक बगल में एक तरह के बने हुए एक कतार में 3 मकान हैं। मकान बाहर से अच्छे दिखाई देते हैं और उनकी टाइल्स भी नई हैं। उनके बाहर पुती हुई हरी लकड़ियों के बने जालीदार बरामदे खूब चमकते हैं। बीच वाले को छोड़ शेष दोनों खाली हैं, पर उनका किराया उसके लिए बहुत था। इंदु ताला डालकर बाहर आ गया और बाहर निकलने के बाद ही उसने हल्की बादलों से छनकर आती धूप में अपने को बहुत अकेला पाया। फिर भी घासहीन लॉन में बैठ गया और घर की बातों और मीरा के पुराने संबंधों को उधेड़ने लगा। एक भविष्यहीन आशा की खातिर इस पहाड़ी स्थान पर उसे आना पड़ा। आने के लिए घर में सच बोलकर सफलता पा लेना संभव था नहीं, इसलिए कई तरह मिले जुले बहानों का सहारा इकट्ठा किया। पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने गलत ढंग भी अपनाए और यह सब करते समय उसने यह बिल्कुल ना सोचा कि वह क्या कर रहा है। जो कुछ भी कर रहा है वह कहाँ तक उचित है। मीरा के एक साधारण से पत्र से वह बुरी तरह सम्मोहित था। उसने लिखा था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह वह यहाँ पहुंचेगी। उसके पति साथ रहेंगे और अगर इंदु भी वहां मिल सके तो उसे सुख मिलेगा। और इंदु इस अपरिचित पहाड़ी स्थान पर आ गया। इंदु यहाँ क्यों आ गया? मीरा के विवाह से पहले भी उसने उसे प्रभावित करने के लिए उसकी कितनी ही छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी की थी। उसने तब इस संबंध में कुछ भी नहीं सोचा था। सच बात तो यह है कि उस समय सोच सकने की उसकी अवस्था भी नहीं थी। तब वह मीरा को प्यार करता था, एक पहली बार प्यार करने वाले लड़के की तरह, और लड़कियों में जो साधारण ढंग से किसी को भी प्यार कर लेने को मादा होता है, उसी सुलभ गुण के साथ मीरा भी इंदु को चाहने लगी थी। लेकिन अब वह विवाहिता है और उसके पति से इंदु परिचित हो चुका है। वे एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं और उनका पारिवारिक जीवन सुख से बीत रहा है। यह सब होते हुए भी इंदु यहाँ क्यों आ गया? उसके मन में क्या है? लॉन में बैठे बैठे इंदु ने बहुत सी सिगरेटें पी डाली। वह पीता ही ज्यादा है और अभी भी पी रहा है। हाँ, तो वह क्यों आ गया यहाँ? मन में यह प्रश्न उठाकर इंदु अंदर ही अंदर कसेले ढंग से मुस्कुरा उठा। इसलिए अब शांति और अकेलेपन में वह निश्चित रूप से जान गया है कि कहीं ना कहीं उसके अंतर में भी बिना लाभ मीरा के पुराने संबंधों को घसीटने की बेईमानी है। वैसे यह बेईमानी जानबूझकर नहीं, उसकी अपनी जन्मजात कमजोरी के फलस्वरूप है। लेकिन इस सब के लिए मीरा का व्यवहार भी बहुत अधिक उत्तरदायी है। उसने विवाह के बाद भी इंदु से पत्र व्यवहार जारी रखा है। बीच बीच में मीठे ढंग से लिखकर उसे गुमराह करती रहती है। महीने में 1-2 पत्र जरूर आ जाते हैं। इन पत्रों में घुमा फिरा के मीरा हमेशा यह लिखती है कि उसका वैवाहिक जीवन सुखी है। फिर भी इंदु की याद उसे पहले से भी अधिक आती है। कभी कभी अपने पत्र में मीरा जैसे इंदु से बहुत निकट होकर बातचीत करती है, घरेलू ढंग से। एक पत्र में उसने पूछा था कि आजकल वह क्या करता है, पहले ही जैसे अभी भी कविताएं और कहानियां पढ़ता रहता है या उन्हें छोड़ बैठा है। वह खुद कुछ भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि इनके मेहमानों की देखभाल में ही उसे दिन भर फंसे रहना पड़ता है। बारिश के बाद का सा एक ठंडा झोंका आया तो उसने सिगरेट फेंक दी। सर ऊपर उठाया तो बादलों की बढ़ती में उसने शाम को जल्दी ही घुलते देखा। मतलब शाम असमय ही रात में बदल रही थी। सामने कटीले तार की फेंसिंग और उसके अंदर वे ही एक कतार में बने हुए मकान और उनके चमकते हुए बरामदे दिखाई दे रहे थे। इंदु उठ खड़ा हुआ और वहीं लॉन में टहलने लगा, मगर मीरा
उसे सब ऐसा लिखती ही क्यों है? फिर उसके ऐसा लिखने पर भी वह चुप करके बैठ क्यों नहीं जाता? ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि उसके पत्रों को पाकर वह भावना में भरकर दुगना चौगुना लिख गया। लेकिन जो भी हो, विवाह के बाद मीरा को ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए। इसमें उसकी गलती नहीं। इसके बाद इंदु कुछ देर चुप रहा, फिर सोचने लगा कि काफ़ी पहले उसने एक बहुत अच्छी असमिया कहानी पढ़ी थी। उसे आज भी याद है। उस कहानी की एंग्लो इंडियन नायिका विवाह के बाद भी अपने पुराने प्रेमी से बड़ी सहूलियत से प्यार करती रहती है। जैनेन्द्र की भी कई नायिकाओं में ऐसा कर लेने का एक चारित्रिक गुण है। इंदु अब बुदबुदाने लगा। पुराने समय में यह होना मुश्किल बात थी, पर आज आज ऐसा होना संभव और स्वाभाविक सा हो गया है। आदमी ने समाज के आधुनिक वातावरण में अपनी क्षमता से इस नई व्यवहारिकता को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में अर्जित किया है। तो तो क्या मीरा भी उससे प्यार करती रही होगी? क्योंकि वह कर सकती है, वह उसे प्यार कर रही है। इस बात में कोई संशय जोड़ने की आवश्यकता नहीं। उसने मीरा से जीवन में उसी तरह से प्रवेश किया है जैसे किसी वृक्ष की जड़ें अंदर की अंधेरी धरती और पथरीली चट्टानों से लड़ती जल के कुंड में प्रवेश कर जाती हैं। वह उस शीत कुंड को कैसे छोड़ दे, जबकि कुंड में उसके प्रति वही अर्पण है। संतोष फैल गया। अंदर की बातचीत से गलत या सही एक इच्छित परिणाम इंदु निकाल ही चुका था। तभी नीचे से शायद ऊपर जाते हुए कोई ट्रक घूम गया। बत्तियों की दो धाराएं तेजी से टेढ़ी मेढ़ी जालियां बनाती हुई उठी, बरामदे के सामने वाली दीवार पर पड़ी, फिर दाहिने फिसलकर दूसरी सड़क के ऊपर सीधी पड़ने लगी। एक सपाटे में इंदु ने अपने किराए वाले घर के बरामदे का सब कुछ देख लिया। छोटे से बरामदे की दीवारों पर टंगी चौखटों में जड़ी दो 12 सींगों की नुकीली सींग, बाहर ठीक टेरेस के नीचे उखाड़कर झूलता हुआ शेडहीन बिजली का लट्टू, खिड़की में धूमिल पड़ते रंगों से पुते शीशे और चिपके हुए अधकटे अखबारी कागज। इंदु चल पड़ा। उसने ताला खोला। कमरे में बत्ती जल उठी। जल्दी जल्दी पोर्टफोलियो में से एक अंतर्देशीय लिफाफा निकालकर मीरा को उसने लिखा कि वह यहाँ आ चुका है और उन दोनों का इंतजार कर रहा है। पंचमढ़ी में आजकल फलों की बहार है। वह यहाँ जल्दी आ सके तो खूब मजा आए। आने की पूर्व सूचना जरूर दे। इंदु ने पत्र को 2 मोड़ देने के बाद चिपका दिया। पता लिखकर बाहर की ठंड से बचने के लिए ओवरकोट निकाल रहा था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, बाबूजी। इंदु के बाहर निकलने पर उस व्यक्ति ने बताया, बगल के मकान में आपको बुला रहे हैं। मुझे? हाँ साहब, आपको। कुछ अजीब महसूस करते हुए इंदु भी उधर चल पड़ा। उसे अभी पत्र छोड़ना था। उसके बाद बाजार में घूमकर किसी ऐसे चायघर और भोजनालय की तलाश करनी थी जहां वह 2-4 दिन कम पैसे में अच्छी चाय और खाना खा सके। पैसे उसके पास काफ़ी थे, पर वह उदारता से इसलिए खर्च नहीं करना चाहता था कि 3-4 दिन में ही मीरा आ जाएगी और उसके सामने उसे पूरी तरह से दिल खोल देना था। इंदु जब अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचा तो ड्राइंग रूम में मोड़े पर एक श्रीमती जी बैठी अपना पांव उठाए नाखून के बाहर लगाने वाली नेल पॉलिश के को स्टेनलेस की नाइफ से खुरच रही थी। टेबल पर अधकड़ी एक टिकौजी और रेशम की रंगीन लच्छियां पड़ी थी। कमरे को पता नहीं किस तरह बहुत अच्छा सजा लिया गया था। आपको तो कष्ट हुआ होगा, लेकिन 20-22 दिनों के यहाँ के एकांत से मैं बुरी तरह घबरा गई हूँ। हमारे अगल बगल के मकान भी खाली हैं। आपकी कॉटेज में रोशनी देखकर आपको बुलाने की धृष्टता कर बैठी। मेरा बुलाना आपको बड़ा खराब लगा होगा, लेकिन क्या करूं, मुझे पहाड़ी जगहें बड़ी मनहूस लगती हैं। श्रीमती जी एक सांस में इतना भूल गई। मैं आज ही आया हूँ, आपने बुला भेजा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। श्रीमती जी बड़ी खुश थी। इंदु ने मोड़े पर बैठकर अपना नाम बताया, इंद्र कुमार। फिर अपना परिचय देने लगा कि वह जबलपुर से आया, वहीं पढ़ता है। इधर भट्टाचार्य जी की 28-30 साल की उम्र वाली सांवली पत्नी जैसे ईश्वर का हैंडीक्राफ्ट बड़ी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, पता नहीं किसी कारण से या आदत से मजबूर होकर। शुरू में वह इस तरह मुस्कुराई जैसे होठों से चमकदार बालू के बहुत से कण फिसल गए हों, और उसके बाद इस तरह जैसे एकाएक दूध उफन कर बदका हो। इंदु को छेप कर अनुभव करता हुआ बोला, अभी तो आप यहाँ रहेंगी ना? हम लोगों को तो आए हुए काफ़ी दिन हो रहे हैं। देखिए, किस दिन हम लोग चले जाएं। इतनी जल्दी भी क्या है? बात यह है कि हम लोग जाड़े में रायपुर रहते हैं और गर्मियों में कलकत्ते जाना जरूरी होता है। ये तो मेरे पति को वियना की एक प्रदर्शनी में कुछ पोस्टर भेजने थे, इसलिए सुविधा और एकांत की खातिर इधर ही चले आए, वरना मैं तो इधर कभी नहीं आती। मिसेस भट्टाचार्य बड़ी सावधानी से अपने शब्दों में मुलायमियत जोड़ रही थी।
तभी मिस्टर भट्टाचार्य ने प्रवेश किया, उनसे परिचय हुआ, पर उनकी मुखाकृति भावनाहीन और निरंकुश सी बनी रही। फिर वह बिना किसी शिष्टाचार के टल गए। पहली नज़र में इंदु को वे बिल्कुल ही अच्छे ना लगे। उनके निरुत्साही आचरण से उसका मन उखड़ गया, इसलिए चाहकर भी मिसेस भट्टाचार्य की कॉफ़ी के अनुरोध को वह स्वीकार न कर सका। उसने अपनी जेब से निकालकर एक सिगरेट सुलगाई। दूसरे कोने से रैक के पास मिस्टर भट्टाचार्य अपना सिगरेट जला रहे थे। वातावरण कुछ अजीब सा हो गया। यह सब देख समझ श्रीमती जी तनिक विचलित हो उठी। आप फिर जरूर आइएगा, मैं अकेले होने के कारण कहीं भी घूमने नहीं जाती और मुझे पहाड़ी जगहें बड़ी मनहूस लगती हैं। इंदु बाहर आकर निकल कर सड़क पर आ गया। परसों सवेरे ही यह पत्र मीरा को मिल जाएगा। तीसरे चौथे तक तो वह निश्चय ही यहाँ आ पहुँचेगी। फिर ठीक रहेगा। और मिसेस भट्टाचार्य सांवली लेकिन कलात्मक हैं, कहीं भी घूमने नहीं जाती क्योंकि अकेली हैं। उनके हस्बैंड दिन भर व्यस्त रहते होंगे। खुश, यह सब बेकार का क्या सोचने लगा। कल सवेरे ही उसे घर साफ करके थोड़ा बहुत सजा ही लेना है। अभी इस चिट्ठी को छोड़कर उसे जल्दी ही किसी ऐसे भोजनालय की तलाश करनी है जहाँ कम पैसे में अच्छा खाना मिल जाए। ठंड बढ़ रही थी। इंदु ने कोट का कॉलर उठा लिया और हाथ जेब में डाल लिया। 2-3 दिन एकदम से खिसक गए। मिसेस भट्टाचार्य का साथ रहा। इंदु सब कुछ भूला सा रहा, पर आज एकाएक वह बहुत अनमना हो गया था। अकेले रहने की इच्छा थी, इसलिए चुपचाप इस गोल पहाड़ी पॉइंट पर चला आया था। इन 3 दिनों में के बीच ना तो मीरा आई और ना कोई सूचना ही दी। पता नहीं क्या बात है, लेकिन वह आएगी जरूर। उसने स्वयं ही लिखा था। फिर ना आने की बात सोचना ठीक नहीं। वह व्यर्थ ही परेशान है। पेड़ों से छनकर पांव के पास पड़ते हुए रोशनी के गोलों को वह देर तक देखता रहा। कई तरह से हिमानी झोंके चल रहे थे। चारों ओर दृष्टि की पहुंच तक हरी भरी धरती थी और बीच बीच में रास्ते और पगडंडियां दिखाई दे रहे थे। बाईं तरफ बहुत नीचे पहाड़ी नदी बह रही थी। इंदु गुनगुना उठा। मीलों दूर फैली हुई ऊपरी छोटे गांव और कस्बों की जुड़ी हुई छतों पर मैदान का धुआं और आकाश की कोहरेभरी भाप मिल रही थी और चारों ओर वंशरी बिखरी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद सांझ की लाली आकाश में फैल गई और सीढ़ियों की तरह बनाए गए रास्ते में कुछ एक आकृतियां उतर रही थी। पर इंदु सबके जाने के बाद उतरेगा, अभी तो सूरज भी पूरी तरह से नहीं डूबा। ये मिसेस भट्टाचार्य भी खूब है, हमेशा साथ लगी रहना चाहती हैं। इनका पति भी अजीब है। सवेरे शाम स्टैंड पर ब्रश लिए पोस्टर बनाता रहता है, अपनी पत्नी को नहीं देखता। उस दिन फ्लावर शो में कैसे सट सट के चल रही थी। कितनी बार मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की। लोगों ने तो यही समझा होगा कि वह मेरी पत्नी है। मैंने जब कहा मुझे डेलिया के फूल सबसे अधिक भाए तो मिसेस भट्टाचार्य ने भी बस इन्हीं फूलों की तारीफ की, जैसे उनकी अपनी कोई स्वतंत्र पसंद ही नहीं। अगर मीरा यहाँ होती और देख लेती तो गजब हो जाता। उसकी शादी हो गई तो क्या। मेरे प्रति उसका पूरा विश्वास है कि मैं उसके सिवा अन्य किसी को प्यार नहीं कर सकता। मीरा को कितनी खुशी होती होगी कि उसे जिंदगी भर एकाकी होकर याद करने वाला तो कोई है। लेकिन मिसेस भट्टाचार्य करे भी तो क्या, उनके साथ भी तो परिस्थितियों की मजबूरी है। इस पर भी उनका व्यवहार कितना रसास्तिक्त है, इसलिए उसके मन में भी उनके प्रति सहानुभूति है। मिसेस भट्टाचार्य की आवाज़ में जुकाम किसी पतली घरघराहट है। इंदु से बोलते समय पता नहीं कैसे वह शब्दों को में कुछ मधु सा घोल देती हैं। और उस दोपहर को जब डेजी फॉल गए थे, वैसे इस फॉल का नाम कुछ और है, पर जिस पॉइंट से फॉल सबसे मनोरम दिखता है वहाँ कई अच्छे पत्थरों पर डेजी नाम खुदा हुआ है। इंदु ने इसलिए उसका नाम डेजी फॉल रख दिया था। 6-7 इंच चौड़ी नायलॉन सी पारदर्शी धार जैसे बड़ी गंभीरता संजोए हुए। मिसेस भट्टाचार्य का आंचल बिना हवा के भी उड़ सकता है, यह इंदु ने उसी दोपहर को जाना। समतल घसीली जमीन पर भी उनकी चप्पल फिसल रही थी। इंदु सब कुछ जानकर बेफिक्री से हंस पड़ा था। मिसेस भट्टाचार्य इतनी जल्दी अपने मन का रहस्य खुलते देख छेप गई और इंदु उनकी कोठी के बहुत निकट हो गया। पिछले दिनों की अपनी गतिविधियां स्मरण करते हुए इंदु थोड़ी देर और सनोवर के निचले तनों पर से ढलती धूप देखता रहा, जो तेजी से नीचे की ओर धंसती हुई गायब हो रही थी। पीछे सूरज डूबा तो अंधेरा बढ़ गया। अब इंदु उतर रहा था और सोच रहा था कि आजकल सब लड़कियां उस असमिया कहानी की एंग्लो इंडियन युवती की तरह होती हैं, या जैनेन्द्र की नायिकाओं की तरह। पति के अलावा बड़े मजे से अपने पुराने या नए प्रेमियों को भी वे संभाले रहती हैं। और मीरा मीरा भी ऐसी ही है, और मिसेस भट्टाचार्य भी। पहाड़ी ढाल पर इंदु के पांव तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगे। सड़क पर आने तक उसका दम फूल आया।
आज भी इंदु डाकखाने पहुंचा तो निराश हुआ, थोड़ा खींचा भी, फिर मन को दिलासा देता हुआ शांत हो गया। सोचने लगा, मैं व्यर्थ ही घबरा जाता हूँ। मीरा ऐसी नहीं है, वह स्वयं आने को उत्सुक होगी। वह अभी भी आ सकती है, जरूर आएगी। मीरा जानती है कि मैंने उसे कितना प्यार किया है। विवाह के बाद उसे एक बार भी नहीं देखा। उसके चले जाने के बाद मैं बहुत दिनों तक गंभीर रहा। रात जब एम्पायर का आखिरी शो छूट जाता तब भी मैं सदर के सुनसान फुटपाथों पर सिगरेट के धुएं के बीच भटकता और घूमता रहता। वे दिन जिनकी गिनती नहीं है। सब जानते हैं कि मैं और मीरा एक दूसरे पर जान देते थे। यही सब सोचते हुए इंदु पोस्ट ऑफिस से क्लब की तरफ निकला। उसने सोचा, सीजन का चंदा जमा करके कुछ दिन बिलियर्ड खेला जाए तो कैसा रहे। पर उसने केवल एक खेल का 8 आना ही जमा किया। 2 आना ट्रेनर को टिप दिया। खूंटी पर कोट और दूरबीन टांगने के बाद ट्रेनर ने समझाया, क्यू को अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली के बीच रखकर काली बिंदी वाली बॉल पर इस तेजी से फिसलकर हुक कीजिए और सफ़ेद बॉल पर बाई तरफ चोट पड़े। फिर देखिएगा, वह दाहिनी पॉकेट में सीधी गिर जाएगी। बगल की दूसरी टेबल पर कोई लड़की लाल सफ़ेद गेंदों के साथ अकेली ही अभ्यास कर रही थी। 2-3 बार क्यू बॉल के ऊपर से निकल गई तो इंदु का चेहरा गीला होने लगा। अरे अरे, घबराइए नहीं, फिर कोशिश कीजिए। ट्रेनर ने क्यू का अगला भाग थोड़ा और नीचे झुका दिया। इस बार गेंद उछलकर 2 इंच आगे लुढ़क गई। इंदु ने निराश होकर नजरें ऊपर उठाई और तनकर खड़ा हुआ तो देखा, वह लड़की क्यू पर अपनी ठुड्डी टिकाए उसे घूर रही थी। उसे देखकर वह हंस दी। बदतमीज, चिढ़ा रहा है। इंदु जेब का शुभ धो उठा, फिर जेब मिटाने के लिए क्यू के सिर पर मोम रगड़ने लगा और हाथ में पाउडर। स्टैंड से लड़की ने दूसरी क्यू निकालकर टेबल पर रख दी। इससे खेलिए, इसकी बेट टेढ़ी है, और चली गई। इंदु को लगा उसका अपमान हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही संतोष से खेलने लगा, क्योंकि उसके खेल को देखने वाला अब कोई नहीं था। जब वह खेलकर जाने लगा तो ट्रेनर ने बताया कि शुरू में सब ऐसे ही खेलते हैं, मैं इन अ वीक आपको अच्छी तरह सिखा दूंगा। इंदु के चेहरे का गीलापन अब पूरी तरह से समाप्त हो गया था। कोट पहनता हुआ अब वह रुमाल सूंघने लगा, जिसका सेंट पूरी तरह से मर चुका था। क्लब से निकलकर इंदु गोल्फ लिंक की तरफ गया। आज वहाँ बहुत अच्छा खेल था। जब वह ग्राउंड पर पहुंचा, खेल चल रहा था। दाहिनी तरफ पेड़ों के किनारे दूर दूर तक गिने चुने लोग बिखरे पड़े थे। अच्छा, वह लड़की यहाँ भी आई हुई है, कितनी खूबसूरत है। इंदु कतराकर अलग जा खड़ा हुआ और दूरबीन से खेल देखने लगा। किसी ने आयरन क्लब से हुक किया। गेंद उड़ी जा रही थी। सुनिए, जरा प्लीज अपनी दूरबीन दीजिएगा। नहीं, माफ कीजिए। इंदु इस तरह बुदबुदाया कि लड़की ना सुन सके। इंदु देते हुए सोच रहा था कि यह तो खुली असभ्यता है। धन्यवाद, इसका रेंज तो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। अब वह बगल में थी और दूरबीन की लेंस पर उसकी पुतलियां चपलता से तैर रही थी। इंदु धीरे धीरे उस लड़की को देखने लगा। पूरा देख चुका तो रुमाल से अपना चेहरा पोंछने लगा। चंदेरी की लेमन ग्रीन साड़ी और ट्राइबल प्रिंट के ब्लाउज में वह किसी शोकेस के ढंग से सजी हुई थी। इंदु सोच रहा था कि इसके सर पर जो रेशमी स्कार्फ है वह बहुत अच्छा है, कहाँ मिलता होगा। कान में पड़े इतने मोहक प्लास्टिक क्रॉस उसने पहली बार देखे थे। इतना सब देखकर इंदु के अंदर का सारा तनाव ढीला पड़ गया। दूरबीन को धन्यवाद सहित लौटाते हुए लड़की ने पूछा, आपने कभी गोल्फ खेला है? जी, पहले गुलमर्ग में एक बार खेल चुका हूँ, पर हूँ अनाड़ी। और कह दोनों हंस पड़े। खेल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि वे दोनों साधारण बात करते हुए सड़क पर आ गए। अच्छा, मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा, नमस्ते। इंदु धक से रह गया। उसकी इच्छा थी कि वह उस लड़की से और बातें करे, कुछ अपने बारे में बताए और कुछ उसके बारे में सुने, पर अब तो वह जाने की मुद्रा में थी। सुनिए, कुछ नहीं सूझा तो इंदु ने उसका नाम ही पूछ लिया। अरे, मेरे बहुत से नाम हैं, आप स्वयं अपनी इच्छा से एक रख लें, अपनी तसल्ली के लिए, कहकर इंदु पर अपनी बात की प्रतिक्रिया भांपती हुई वह मुस्कुराई। फिर इंदु से विपरीत दिशा में जाने लगी। इंदु देख रहा था कि कंकरीली जमीन पर भी उसकी सैंडल फिसल नहीं रही थी, वह सधी चाल से जा रही थी। दोपहर की हवा में भी उसका आंचल उड़ नहीं रहा था। अजीब लड़की है, इसके बहुत से नाम हैं, पर इंदु से क्या कहे। आज इंदु जल्दी ही क्लब पहुंच गया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे और रुमाल में सेंट लगाया था, पर वहां उसे वह लड़की नहीं मिली। वह मीरा का पत्र देखने पोस्ट ऑफिस नहीं गया था। सोचा था कि शाम को जाकर एक साथ दोनों समय की डाक देख लेगा। क्लब से निराश होकर वह कॉफ़ी पीने गया। आसपास के किसी भी रेस्तरां, सड़क या दुकान में वह शॉपिंग करती नहीं दिखी, तो उखड़े मन से वह एक सस्ते होटल में मटर पनीर और चावल खाने चला गया। पर अब घर को लौट रहा था। मिसेस भट्टाचार्य ने मछली तली थी
और कचनार की कली की तरकारी बनाई थी। पर बहुत आग्रह के बाद भी सिर्फ एक बाजी शतरंज खेलने के लिए इंदु वहां रुक गया। अंदर के किसी कमरे में मिस्टर भट्टाचार्य भर भर खांस रहे थे। मिसेस भट्टाचार्य का मन भी शायद खेलने में नहीं लग रहा था। वह द्रवित सी कह रही थी कि वे लोग 2-1 दिन में ही रायपुर वापस लौट जाएंगे। इतनी कोमलता के बावजूद भी इंदु को मिसेस भट्टाचार्य आज अच्छी नहीं लग रही थी। वह वजीर से शह देते हुए सोच रहा था कि क्लब वाली लड़की का नाम डेजी बहुत अच्छा रहेगा। वह उससे कहेगा कि उसने उसका नाम डेजी रखा है। उसके बहुत से नाम है, पर ऐसा तो कोई ना होगा। शतरंज की बाजी गोलमोल हो गई। मिसेस भट्टाचार्य अलसा रही थी। बाहर आकाश एकाएक आ जाने वाले लावारिस पहाड़ी बादलों से घिरकर सुहाना हो रहा था। अक्टूबर की प्रारंभिक ठंड बड़ी ही भली लग रही थी। इंदु फिर सड़क पर आ गया। जिस ओर सरकारी बंगले बने हैं उधर घूमता रहा। वहां का वातावरण सुहाना और दृश्यवालियां उसे अच्छी लगी और फिर वह दूसरी ओर घूम गया। टॉमस ग्राउंड की तरफ भी गया। बादलों से बूंदें अब कभी भी चून सकती थी। तभी डेजी अचानक उस मामूली से सिनेमा घर से निकलती हुई उससे मिल गई। मिल क्या गई, उसने इंदु को खुद ही हल्की शीशी करके पुकारा। नमस्ते, आप गोल्फ लिंक नहीं आई आज? मैं आपको देखता रहा। मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, रोज नहीं आ सकती। स्वर में जैसे सचमुच कोई मजबूरी हो। आपको क्या काम रहता है? डेजी झटके से एक बार पीछे मुड़ी और इस तरह हंस पड़ी कि प्रश्न उड़ गया और फिर ताली बजाकर कहने लगी, बड़ी मजेदार पिक्चर रही है। रॉक अ वाई बेबी। आप सचमुच क्या बहुत व्यस्त रहती हैं? आइए, यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए आपको आइसक्रीम खिलाओ। यह मौसम में आइसक्रीम? हाँ हाँ, पानी बरसने से पहले बादल घिरे मौसम में मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। डेजी ने इंदु की उंगलियां पकड़ ली। इंदु उसके साथ साथ चल पड़ा। मैंने आपका नाम डेजी रख लिया। चलिए, इसकी भी को भी मैं अपनी लिस्ट में जोड़ लूँगी। इस बार उनके हर शब्द के उच्चारण में हल्का सा मस्खरापन था। कई मोड़ पीछे छूट गए। छोटे छोटे पेड़ छट रहे थे। उसके तनों पर अभी सिलेटी रंग नहीं चढ़ा था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों के विस्तार को ना तो जगह कहा जा सकता था और ना ही बाग। आप हमेशा पंचमढ़ी ही रहती हैं? शायद एक छोटे मौन के बाद इंदु बोला, हाँ, जगह अच्छी है, फिर भी छोड़कर जा सकती हूँ। मिसेस भट्टाचार्य को पहाड़ी जगह बड़ी मनहूस लगती है। और ये मिसेस भट्टाचार्य कौन है? मेरे पड़ोसी परिचिता, रायपुर से आई हैं। उनके पति चित्रकार हैं। इंदु ने पुरानी सिगरेट फेंक कर नई सुलगा ली। फिर बोला, आपने आइसक्रीम खिलाने के लिए अच्छी खासी परेड करा डाली और मेरी समझ में नहीं आता कि बाजार से इतनी दूर इस स्थान में आइसक्रीम कैसे मिल सकती है। आइए। और डेजी दाहिनी और एक भव्य इमारत के फाटक में घुस गई। अंदर की कच्ची सड़क के एक तरफ बहुत पुरानी बालू पड़ी हुई थी, जिसमें पीले पीले सूखे पत्ते सने थे। चार दीवारी की जगह गुड़हल की ठिठुरी बाड़ लगी हुई थी। इमारत के खंभे रोमन शिल्प के नमूने लगते थे। खिड़कियां जापानी शैली की तरह नुकीली होकर ऊपर उठी थी। गर्मियों में शायद इसमें कोई सरकारी कार्यालय रहता हो। पिछले भाग में 2 कमरों में साफ और सुथरी कैंटीन थी। डेजी को देखकर एकमात्र ऊँघता हुआ बैरा खटके से तत्पर हो गया। शायद डेजी यहाँ की नियमित ग्राहक है। पानी आ गया और उसने आइसक्रीम के लिए कहा। साधारण सी आइसक्रीम थी। ठंडक के अभाव में क्रीम पिघलकर पतली पड़ गई थी। उस पर कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी थी, जिसे चम्मच मिले चाव से डेजी जल्दी जल्दी खा रही थी। इंदु खाने में आवश्यक और स्वाभाविक नफासत दिखा रहा था। डेजी के शरीर पर आज लेमन ग्रीन साड़ी और ट्राइबल प्रिंट का ब्लाउज नहीं था। नीली साड़ी के ऊपर फर का बैजनी जापानी किमोनो सरीखा कोट था। इंदु चौंक गया। डेजी ने उसके बाएं हाथ की उंगलियों पर ठंडा कप रख दिया। फिर आप ही उन उंगलियों पर अपना हाथ रगड़ने लगी। इंदु को यह रोमांचक चुहल भा गई। उसे लगा कि उसकी रगों में खून तेजी से बहने लगा है। अच्छा, अब मैं जाऊंगी। मुझे शाम से पहले घर पहुंच जाना जरूरी है और फिर मैं लगातार व्यस्त रहूंगी। डेजी ने घड़ी देखी। सामने वाली सड़क से 2-3 फलांग बाएं चलकर मेरा घर है। तुम्हें कभी ले चलूंगी। इसके बाद डेजी उठकर बाहर हो गई, यह कहते हुए, तुम पैसा मत देना, मेरा हिसाब बाद में हो जाएगा। मैनेजर की टेबल की बगल में एक पुराना सा रेफ्रिजरेटर घर आ कर चल रहा था। वहाँ कुछ भी नया नहीं था। सब चीज़ें पुरानी थी। शायद जार के अंदर पड़ी बिस्कुट और डबल रोटियां भी। इस समय इंदु का मन बहुत चपल हो रहा था। डेजी के प्रीतिकर व्यवहार के कारण वह मीरा के आने की बात सोचकर बहुत उत्साहित हो रहा था। अपने अंदर के सुख और आनंद का वह बंटवारा करने लगा। मीरा का हिस्सा, मिसेस भट्टाचार्य का हिस्सा, और अब वह उठा और सीधे डाकखाने गया। कोई पत्र ना पाकर
इंदु विचलित नहीं हुआ और ना ही निराश। वह निश्चित कर रहा था कि वह सीधे अभी मिसेस भट्टाचार्य के पास जाएगा और उनसे बहुत निकट होकर बातें करेगा, इतने निकट जितना कि वह सचमुच चाहती हैं। मिसेस भट्टाचार्य के साथ उसे रहना चाहिए। उन्हें पति की व्यस्तता के कारण अकेलापन अनुभव होता है, इसलिए पहाड़ी स्थान उन्हें मनहूस लगते हैं और इंदु अपने इस आनंद के क्षण में बड़ी भावुकता से यह एहसान उन पर कर रहा था। मीरा भी कभी कभी उसे याद करके बड़ी दुखी होती होगी। वह कल उसे शीघ्र यहाँ आने के लिए तार भी दे देगा। इंदु मिसेस भट्टाचार्य के साथ शतरंज खेलता रहा और कॉफी पीता रहा। काफी देर बाद वह अपने घर आया, पर बड़ी देर रात तक उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन शाम तक इंदु को डेजी नहीं मिली। वह हर असंभव जगह भी खोज आया, मिलती भी कैसे। पंचमढ़ी कोई मकान तो नहीं कि 2-4-10 कमरों में तलाश कर पता लग जाए। मौसम बहुत सुहावना था, पर डेजी बेचारी कहीं व्यस्त होगी। तो इंदु को वह परियों की तरह रहस्यमय लगती थी। आज डेजी से बहुत घनिष्ठ बातें करने की उसकी इच्छा थी, इसलिए वह सब तरफ भटक कर कैंटीन गया और वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। फिर चाय पी, फिर भी डेजी नहीं आई। रेफ्रिजरेटर उसी तरह घरघरा रहा था। आज वहाँ कई नौकर थे, फिर भी इंदु हिम्मत ना बांध सका कि किसी को बुलाकर डेजी के बारे में पूछे। डेजी का घर तो यहाँ से करीब है। इंदु बाहर निकलकर सोच रहा था, पर क्या वह पागल हो गया है? उसके घर यूं ही कैसे चला जाएगा? उसकी माँ होगी और स्त्रियां बड़ी शक्की होती हैं। उसके पिता होंगे और हो सकता है क्रोधी भी हों। संभव है उसके भाई हों जो उसे बाहर से ही टाल दें। इंदु मन ही मन स्थितियों का सामना कर रहा था। इसका मतलब है कि आज वह डेजी से नहीं मिल सकेगा। कुछ देर चुप रहा, फिर सोचने लगा, डेजी तो बहुत आधुनिक है, किसी संभ्रांत परिवार की ही होगी। वह गोल्फ देखने जाती है और बिलियर्ड खेलती है और कैफे में बैठकर चुहल भी कर सकती है और अकेले में कहीं आने जाने से डरती नहीं। उसने अंतःकरण में जरूर मेरे प्रति लगाव है। अंतर्मन में निर्णय किया कि उसे डेजी के घर जाना चाहिए, यह गलत नहीं है। इंदु जैसे उधर ही निकल गया। अब वह रास्ता ढूंढता डेजी के अपरिचित घर की तरफ जा रहा था। सड़क पर लोग घूमते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर पहले बत्तियां जली थीं। एक स्याया छापा डामरी जमीन पर चलते हुए शरीर से आगे बढ़ती थी, फिर लघुतर होते होते पीछे चली जाती थी। 2 लैंप पोस्ट के बीच का सूना दृश्य। इंदु ने किसी से डेजी के घर का पता पूछने की सोची, पर वह किससे क्या पूछे? डेजी के तो बहुत से नाम हैं और वह कोई भी नाम नहीं जानता। डेजी तो उसका निर्मित संबोधन है। बिजली के खंभे के नीचे से गुजरती पेरम्बुलेटर को ढकेलने वाले नौकर से इंदु ने पूछा। वह नहीं जानता, अपने साहब के साथ वह बाहर से आया था, लेकिन उसने बताया कि पीछे रामलाल आ रहा है, वह यहीं का बाशिंदा है, वह बता सकेगा। रामलाल आ गया तो इंदु ने उससे पूछा। रामलाल ने घूरते हुए कहा, बाबूजी लगता है आप बाहर से आए हैं, आप बहुत सीधे साधे लगते हैं, यहाँ जरा संभल कर रहिए, उसके चक्कर में आप कहाँ पड़ गए। वह बड़ी आवारा और जालिम लड़की है, शिकार करना ही तो उसका काम है। तुम शायद गलत समझ रहे हो, मैं तो उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो गोल्फ ग्राउंड में और क्लब जाती है। वह यहीं कहीं रहती है और बड़ी अच्छी खूबसूरत लड़की है। इस बार रामलाल हंसता हुआ बोला, साहब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जाइए। वो पीले गिराज के बाजू में आजकल रोज शाम को एक मोटर आती है, काली और खुली हुई। उसके पल्ली तरफ ही एक बड़े हॉल में वह रहती है, प्राइवेट काम करती है। तभी एक गाड़ी इंदु के सामने से निकल गई। डेजी को कोई ले जा रहा था या किसी को डेजी ले जा रही थी। इंदु अब सचमुच घबरा गया। उसने सोचा, डेजी अगर उसे देखती तो जरूर रुकती, लेकिन उसे अपने विचार पर भी विश्वास नहीं हो सका। वह बहुत तेज चल रहा था। इस समय वह शांति चाहता था, इसलिए सबसे पहले चलकर मीरा को उसे तार देना था ताकि वह तुरंत यहाँ आ जाए। उसके बाद मिसेस भट्टाचार्य के पास बैठकर वह बात करना चाहता था। फौजी अस्पताल में बड़ी शांति थी। दूर कहीं से बिगुल की धूल उड़ती आ रही थी। इंदु थकने के बावजूद तेजी से पांव बढ़ाता जा रहा था। कल से लगने वाले किसी अंग्रेजी पिक्चर के पोस्टर के लिए वे लड़के घूम रहे थे। गैस के हंडे पीछे छूटे गए। मील और फलांग के पत्थर, बिजली और टेलीफोन के खंभे, सब कुछ छोड़ता हुआ इंदु तार देकर भट्टाचार्य जी के यहाँ जा पहुंचा। मिसेस भट्टाचार्य कह रही थी, आजकल आप दिन भर कहाँ गायब रहते हैं? ये लीजिए आपका पत्र आया, आप नहीं थे, मैंने डाकिये से ले लिया। इंदु ने मीरा के पत्र को बड़ी हड़बड़ी में फाड़ दा। पठानकोट से लिखा है, मीरा नहीं आ सकेगी। इनके कुछ दोस्तों का आग्रह कश्मीर चलने का था, इसलिए इधर ही आ गई।
मिसेस भट्टाचार्य कहती जा रही थी, हम लोग कल सवेरे पहली बस से जा रहे हैं। यहाँ कुछ दिन आपके साथ कितने अच्छे बीते। मैं रायपुर से आपको लिखा करूँगी, आप उधर आइएगा ना। हाँ हाँ जरूर आऊँगा। पत्र में आगे मीरा ने शिष्टता निभाई थी। बुरा ना मानना, तुम्हारी याद बहुत आती है। कश्मीर में और आएगी। इसके आगे इंदु पढ़ नहीं सका। याद आएगी। पत्र को चूड़ा मुड़ा करके उसने एक और फेंक दिया। मिसेस भट्टाचार्य पूछ रही थी, किसका पत्र है? सवेरे बस स्टैंड पर तो आओगे ना? जरूर चलना। इस समय जाओ, आराम करो, मुझे सारा सामान पैक करना है। वह उठी। शायद आखिरी बार उनका आंचल ढलक रहा था। इंदु बाहर आ गया। उसे सहसा लगा कि वह किसी फैशनेबल औरत के कमरे से निकाल दिया गया हो, एक फुअड़ सामान की तरह। मीरा नहीं आ सकेगी। दोस्तों का आग्रह था, इसलिए कश्मीर गई है। डेजी इस समय किसी के साथ अपॉइंटमेंट पर होगी। वह प्राइवेट गर्ल है। मिसेस भट्टाचार्य कल सवेरे की पहली बस से रायपुर जा रही हैं। उन्हें शांति से बातचीत करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सारा सामान पैक करना है। अपने को किसी संयुक्ताक्षर का उपेक्षित हलंत या लहरों द्वारा फेंका हुआ मरता फैन अनुभव कर इंदु रो दिया। सामने किराए के घर के अंधेरे का चक्रव्यूह लपेटे हुए था। इंदु को उसी में रात गुजारनी है।